सभी को नमस्कार। इस वीडियो में LSW जिनका ऑप्शनल है उसके रिगार्डिंग मैं बात करने जा रहा हूँ। और LSW में जो करंट जो डेटा आंसर में जो लिखना होता है वो कहाँ से रिसोर्स उसका क्या हो, ये काफ़ी सारा हमको कॉल या मैसेज आता है। तो आज मैं रिसोर्स के साथ ही साथ आपको वो डेटा भी बताने जा रहा हूँ जिसका आप यूज करके LSW में अच्छे मार्क्स गेन कर पाइएगा। क्योंकि LSW का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि उसमें लेटेस्ट डेटा का जो अपडेशन होता है वो बहुत कम है। तो आपको लेटेस्ट डेटा कहाँ से अपडेट करें, तो ये अभी मैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साइट पे से ही मैं ये जो वार्षिक रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का आता है, ये देखिए 21 और 22 का ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में जो भी पिछले एक वर्ष में या पिछले 3-4 वर्षों में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है रिगार्डिंग लेबर लॉज या और भी जो श्रमिकों के कल्याण के हेतु, इसके बारे में बेहतर ढंग से इसमें दिया रहता है। तो इसमें जो है जो भी रिपोर्ट है उसके हम इम्पोर्टेंट पार्ट को हम देखेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आप लोग से ये है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि जहाँ जहाँ जो मैं चीज़ें बोलूँगा नोट डाउन करने के लिए आपको वो चीज़ नोट डाउन करना पड़ेगा, और कैसे उसका एग्ज़ाम में यूज करेंगे मैं ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप इस रिपोर्ट को देखिएगा तो ये वार्षिक रिपोर्ट 21-22 है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का है। फिर देन जो है आप इसका जब पहला पेज जब विषय सूची देखिए, इसमें काफ़ी सारा दिया हुआ है। लगभग इसका 2 पार्ट में अभी मैं फर्स्ट पार्ट का आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला पार्ट देखिए, यहाँ पे जो ये पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेशन का दिया है, फिर समाज सुरक्षा है, श्रम कल्याण है, असंगठित कामगार है, फिर यहाँ महिला श्रम है, बच्चे के लिए है। तो काफ़ी सारी इसमें रिपोर्ट है, काफ़ी डेटा फैक्ट फिगर है, आप उसका ना बेहतर यूज कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज जो पहला जो इसका जो चैप्टर है, इसमें देखिए इसका जो पहला जो लाइन है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है कि कार हर किसी के दैनिक जीवन का हिस्सा है और इंसान के रूप में इसकी गरिमा, कल्याण और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक विकास का अर्थ केवल नौकरियां का सृजन ही नहीं, बल्कि वैसी कार्यदशाएं भी है जिनमें व्यक्ति स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान के साथ जो है ना काम कर सकता है। अब देखिए ये एक ऐसा लाइन आप कहीं भी किसी भी LSW के आंसर जब लिखेंगे तो आप इसका भूमिका में यूज कर सकते हैं, या कहीं निष्कर्ष के अंतिम लाइन में आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को लगता है क्या हम भूमिका क्या लिखें, क्या निष्कर्ष लिखें, और कहीं के बीच आप बॉडी पार्ट इसमें डाल सकते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, भूमिका में लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके इन लाइन को आप लिख लीजिए। भूमिका में यूज कर सकते हैं आप इसका, या किसी निष्कर्ष में यूज कर सकते हैं, या बॉडी पार्ट में कहीं भी इस लाइन का जो है यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है इसमें जो यहाँ देखिए कि जो अभी जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट जो श्रम मिनिस्ट्री के अंतर्गत हुआ है, वो सरकार ने जो है 4 जो लेबर कोड है 8 अगस्त 2019 को, जैसे कि मजदूरी संहिता था, फिर औद्योगिक संबंध जो एक्ट था उस संहिता को, फिर समाज सुरक्षा और एक व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य को जो है ना अधिसूचित किया। तो ये आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये लेटेस्ट अगर कहीं अपने आंसर इसको पुट करेंगे तो चीज़ें आपको क्या होगा, बेहतर होगा। अब अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो आखिर ये जो चीज़ें आने से क्या फ़ायदा है, तो अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, श्रम कानूनों का संहिताकरण अन्य बातों के साथ साथ परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को कम करेगा। पहला इसका ये महत्व हो गया। श्रम कानून के प्रवर्तन में टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन और उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा, और इम्प्लीमेंटेशन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा, जो अधिक उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देगा। इस प्रकार देश में रोजगार के सृजन अवसर उत्प्रेरित करेगा। इस प्रकार यह श्रम बाजार को कठोरता को कम करके उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देगा, कठिनाई मुक्त अनुपालन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत की ओर हम क्या होंगे, प्रफर। अब यहाँ अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा अब ये सरकार जो लेबर कोड ला रही है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या देश के आर्थिक विकास में क्या इसका योगदान है, या आत्मनिर्भर भारत के बनने में, क्वेश्चन लिख लीजिए, आत्मनिर्भर भारत के बनने में जो है ना ये जो लेबर जो संहिता है किस प्रकार सहायक होगा। तो आप ये सब चीज़ों को देख के ना अपने एग्जाम्पल में पुट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे इसको वीडियो पॉज करके ये सब बातें अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके आंसर को जो है वैल्यू इनपुट करने के लिए सबसे सफिशिएंट है।
फिर यहाँ देखो लिखा भी है कि भारत के लक्ष्य को साकार करने का मार्ग ये क्या करेगा, खोलेगा, और साथ ही श्रमिकों और उद्योगों की आवश्यकताओं में एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, श्रमिकों के कल्याण के लिए एक मील का पत्थर होगा। तो ये आप पूरा पैराग्राफ ही अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ देखिए लिखा कि जो मसौदा तैयार किया गया है सरकार ने भेज दिया था, हालांकि ये नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। बाकी अगर आपको पढ़ना, इसको वीडियो पॉज करके चीज़ों को पढ़ सकते, नहीं तो जिनको भी इसका PDF चाहिए नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर मैं इसको भेज दूंगा। अब देखिए एक लाइन यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि जो श्रम संविधान की समवर्ती सूची में आता है और श्रम संहिता के अंदर केंद्र के साथ राज्य भी कानून क्या कर सकता है, बना सकता है। बाकी देखिए यहाँ राज्यों को भी देखिए भेज दिया, अभी देखिए कितने राज्य ने क्या क्या कर दिया है, मजदूर संहिता को कितने राज्यों ने कर दिया, इसमें आप बिहार को भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ बिहार है। फिर औद्योगिक श्रम संहिता देखिए यहाँ भी बिहार शामिल है, ठीक है, जो प्रकाशित कर लिया है। बाकी एक जो यहाँ भी इसमें देखिए इसमें भी बिहार है, और यहाँ भी आपका क्या है, बिहार। तो आप ऐसी चीज़ों को ना अपने एग्जाम में अगर बिहार से अगर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट पूछेगा तो आप ये चीज़ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी देखिए अभी प्रधानमंत्री श्रम ये जो अपने आंसर में अगर आगे की राह दिखाना हो, या क्या क्या अभी वर्तमान में लेबर के लिए क्या क्या सरकार कर रही है, इनिशिएटिव क्या ले रही है, उसमें आप ये डाल सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और व्यापारियों दुकानदार और स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना का क्या कर इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे EFF डेटा लिखना है कि जैसे ये जो स्कीम में देखिए कितना कितना करोड़ रुपया और कितना कितना रुपया दिया जा रहा है। तो आप ये सब ना अपने आंसर में वैल्यू पे नोट कर लीजिए। देन फिर जो है इसमें वही डेटा दिया हुआ किसको किसको कौन कौन पात्र है। अब ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए ये है, ये अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे कि क्या क्या सरकार कर रही है या लेटेस्ट डेटा लिखेगा, तो यहाँ देखिए E-श्रम, इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि E-श्रम पोर्टल देखिए 21 से है, यहाँ पे इसमें नाम व्यवसाय सब कुछ यहाँ पे डाला जा रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन फिर जो है ना इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इसमें देखिए सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, पोर्टल प्रवासी और जो स्वनिर्माण कामगारों को लाभों की प्रदान करेगा। इसमें भविष्य में कोविड-19 जैसे अगर कोई बीमारी आ जाएगा, इसका एक डेटाबेस भी क्या करेगा, तैयार करेगा। अगर आपको किसी भी योजना मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक्ट लिख रहे हैं और अंतिम में आपको मतलब आगे की राह दिखाना हो या उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाना हो, तो आप लिख सकते हैं कि E-श्रम जो पोर्टल बना है इसके डेटा का यूज करके बिहार सरकार श्रमिकों को बेहतर रोजगार देने का काम करे। मतलब अगर आगे की राह आपको लिखना हो, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हम क्या बोलते हैं, कोई भी एक्ट है मान लीजिए, आप जब एक्ट लिखिएगा तो उसका भूमिका लिखिएगा, उसका बॉडी पार्ट जो भी गवर्न का डिमांड वो लिखिएगा, फिर अंतिम में जब आगे की वे टू फॉरवर्ड जब लिखिएगा इम्प्लीमेंटेशन लिखिएगा, तो आप इन सब बातों को लिखिएगा। डेटाबेस जो तैयार है उस डेटाबेस में जो श्रमिकों की जो सरकार के पास जो आंकड़े हैं उसको उस आंकड़े के अकॉर्डिंग अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर में उन मजदूरों को काम पर लगाए ताकि देश का विकास हो सके, या 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुँच सके। तो आप यहाँ देखिए लिखा हुआ डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है कि 31 देखिए लेटेस्ट डेटा है, मतलब कि एक साल मतलब कि 2021 के दिसंबर तक का है कि 17 करोड़ से अधिक जो कामगार यहाँ पे रजिस्टर करा चुका है। कितना अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अब डेटा पास सरकार के पास हो गया, और चूँकि बिहार सरकार के पास डेटा जाएगा तो अब कितना बेहतर होगा, हम लोग बेहतर अपने मजदूरों का जो है ना यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे पास जो जनता का लाभांश है उसका हम बेहतर प्रयोग कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा एक पहल है E-श्रम जो है ना, जो डेटा जो सरकार रजिस्टर करी बहुत बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे एक देखिए ये भी है कि एक श्रम सुविधा जो पोर्टल भी विकसित किया गया था कि श्रम यहाँ लिखा है ना कि श्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने और अनुपालन की जटिलता को कम करने के लिए एक जो है इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल श्रम सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है। यह जो 4 प्रमुख संगठनों के लिए कार्य करता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी मैं कभी कॉपी चेक करता हूँ या मैं मुनार पढ़ देता हूँ, उसमें बोलता हूँ कि आप हमेशा किसी भी जो एक्ट में ये लिखा है कि आगे की राह में हमेशा लिखा है ऑनलाइन होना चाहिए, मजदूर अपना कोई भी शिकायत ऑनलाइन रजिस्टर कर सके, ऐसी सुविधाएं हर एक में होना चाहिए। और देखिए ये पोर्टल देखिए वही काम कर रहा है ना, सरकार जब खुद वैसा काम कर रहे तो आप भी लिखें कि अगर किसी कानून में कोई कमियां है तो कमियों को दूर करने के बस एक ही उपाय, उस कानून को ऑनलाइन कर दिया जाए, बस खत्म बात। क्योंकि अब तो सबके पास मोबाइल है, अपना मजदूर या नियोजक अपना जो उसमें जो भी आपत्ति अपना भेज सकता है, ये इसका जिक्र कर दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो अगला ये देखिए जो विशिष्ट जो श्रम पहचान जो संख्या जो दी गई है, देखिए यहाँ पे देखिए डेटा दिया हुआ है कितना कितना को दिया गया है, आप इसको डेटा अपने कॉपी में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आगे इसमें कि यहाँ देखिए केंद्रीय क्षेत्र में पारदर्शी श्रम ने देखिए अब जैसे ना निरीक्षण का कार्य होता है, कैसे कैसे निरीक्षण करना चाहिए।
अब देखिए यहाँ खुद यहाँ लिखा हुआ है, जोखिम आधारित मापदंड के आधार पर निरीक्षण की एक कंप्यूटरीकृत सूची तैयार की जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप इसमें लिखा है अगर किसी भी एक्ट का अगर कोई कमियां है, निरीक्षण का काम नहीं होता है। आप लिखा है कि निरीक्षण के कार्य के हर एक कंपनी, हर एक जो इंडस्ट्री में भी जो है ना एक डेटाबेस होना चाहिए। वो अपना जो है ना जो भी उनके पास जो प्रॉब्लम्स आता है उसको वो अपने डेटाबेस में रखें और वो सरकार को फाइल करें, केंद्र सरकार या सरकार को भेजें कि रिपोर्ट क्या है, कहीं ऑनलाइन चीज़ें होना चाहिए। बस आप ये सब चीज़ इतना कर सकते हो। उसके बाद यहाँ देखिए सब में देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है सब लोग रिटर्न फाइल कर दें। यहाँ लिखा हुआ है कि श्रम सुविधा पोर्टल पर दिनांक इतना तक इतना ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। यहाँ देखिए हरियाणा राज्य का दिया होता, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिया होता, आप इस डेटा को जो है ना अपने चीज़ों में यूज कर सकते हैं। बाकी जो है उसके बाद यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्यों को श्रम सुविधा पोर्टल से जोड़ने का काम चल रहा है। आज देखिए हरियाणा, गुजरात इस समय सबको जोड़ा जा चुका है। फिर यहाँ देखिए एक स्कीम का नाम है यहाँ स्टार्टअप इंडिया। देखिए ये कितना अच्छा डेटा यहाँ आपके पास हो गया है कि श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से स्व प्रमाणित घोषणा पत्र प्रस्तुत कर स्टार्टअप को 6 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के तहत श्रम नियोजन छूट की सुविधा प्रदान की जा रही है। ये सब सरकार की नई नई इनिशिएटिव है। और आप लिखें कि स्टार्टअप्स, हम हमेशा बोलते हैं कि जो स्टार्टअप्स कंपनियां में भी जो चीज़ें बेहतर हो ऐसा आप जो है ना चीज़ें को लिखें। फिर जो है ना यहाँ देखिए आप इस चीज़ को जरूर जिक्र करिए, जब भी कभी आप लिखें कोई भी आंसर, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अभी सरकार लाई है, उसमें देखिए कैसे कैसे खास करके मजदूरों को जो है ना ये इसमें बेहतर लाभ मिला है। खास करके जो असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इसके तहत जो है काफ़ी रोजगार प्राप्त हुआ। इस चीज़ का आप जो है ना अपने आंसर में जिक्र करेंगे। इसे और यहाँ मैं भूल गया बोलना कि औद्योगिक संबंध में जो पेपर 2 का जो पार्ट आता है उसमें देखिए यहाँ सिंपल लिखा हो एक समाधान, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है निगरानी और निपटान संभावित मौजूदा इकट्ठ, फुल फॉर्म समाधान है। इसमें देखिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये मेनली जो काम वही करता है कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कामगारों को संबंधित सुलह पदाधिकारी के साथ, जहां केंद्र सरकार एक संबंधित सरकार है, अपने विवादों को दर्ज करने का एक आसान तरीका प्रस्तुत करने का तैयार किया गया है। आप ये लिखें समाधान जो है एक जो है ना एक पोर्टल है, एक एप्लीकेशन है जहाँ पे औद्योगिक विवादों को निपटान किया जाता है। अब ये जब आप लिखिएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जब आप ये डेटा लिखिएगा तो कितना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। इसलिए देखिए डेटा को करंट को अपडेट कीजिए, LSW में आपको तभी 170 180 नंबर आप ला सकते हैं, अन्यथा वही 150 आएगा, 140 आएगा, उससे कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, समाधान पोर्टल औद्योगिक विवाद को निपटाने हेतु लाया गया है। ठीक है, उसके बाद इसे बता ही दिया। फिर उसके बाद जो है ना आप, हाँ ये देखिए अब कई सारा जो है कि एक स्कीम देखिए ये भी है कि जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, आप ये भी इसको जिक्र कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, पूछता है 1948 का एग्जाम में उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हो चुका है। अब देखिए सिंपल यहाँ कितना अच्छा इसमें डेटा दिया हुआ है। पूरे भारत में जो है ESI अस्पताल जो है देखिए कितना लोग 2636 आइसोलेशन बेड के साथ ये क्षेत्र की, मतलब कि कोविड के समय देखिए इतना अस्पताल जो है ना कोविड के लिए मेनली था। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सा अस्पताल जो है ना उस समय कोविड के लिए था। हालांकि इतना आपको डेटा की जरूरत नहीं है। हालांकि देखिए बिहार का ध्यान रखिएगा, बिहटा में जो है ना वो जो अस्पताल जो है ना किसके लिए था, कोविड लोगों के लिए समर्पित था। बाकी वो डेटा याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए लिखा भी है, अगर पूछेगा कोविड के समय में जो मजदूरों के लिए सरकार ने क्या किया, अगर क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया कि कोविड के समय, क्योंकि क्वेश्चन बीपीएससी कोविड से जोड़ के भी पूछ रहा है, कोविड के समय मजदूरों के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया, क्या सुविधाएं किया, आप भी फिर लिखिएगा कि जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अस्पतालों को उसके लिए लाया गया, ऐसा में क्या किया, आप इतना चीज़ें जिक्र कर सकते हैं। बाकी और भी देखिए इसमें कई सारे डेटा इसमें देखिए डेवलपमेंट देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि कहाँ दिल्ली में देखिए लैब हुआ था। फिर यहाँ देखिए सब चीज़ लिखा हुआ है, इसको आप ना नोट डाउन कर लीजिए कहाँ कहाँ किस किस हॉस्पिटल में रोगियों के लिए इलाज, श्रमिकों के लिए व्यवस्था किया गया। आप इसको बेहतर ढंग से लिख लीजिए सारा, इसको वीडियो पॉज करके। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो कि आप अपने एग्ज़ाम में पुट कर सकते हैं। बाकी जो है उसके बाद यहाँ देखिए कि और देखिए यहाँ लिखा भी है कि जो कोविड के समय जो है ना फरवरी 2020 से लेकर मार्च 2020 के महीनों के लिए ESI अंशदान जमा करने के लिए छूट क्रम से देखिए छूट भी प्रदान किया गया। तो कितना अच्छा बात है। ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा किया गया था, उस समय पहल था। बाकी सब देखिए पहल ही है।
पर आप यहाँ एक और लिखा हुआ है, ESI लाभार्थियों जो लॉकडाउन के कारण 10 रुपये प्रति माह की दर से नियम 60 और 61 के तहत अग्रिम जमा नहीं कर पाए, ऐसे लाभार्थियों को देखिए 30 जो है ना 6/2020 तक चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए क्या दिया गया था, छूट दिया गया था। ये सब जो आप अगर एग्जाम में लिखिएगा या जो क्वेश्चन पूछ देगा तो आपका चीज़ें बेहतर होगा। बाकी देखिए अगला जो है इसमें, अभी देखिए ये भी एक चर्चा में रहा था कि ब्रिक्स का जो श्रम मंत्री का बैठक हुआ था 11 में, वर्चुअल हुआ था। इसमें भी जो है ना कोविड-19 के दौरान जो बेरोजगारी या जो भी कार्य के घंटे और समानता दूर करने के प्रयासों को जो इसमें बताया गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ब्रिक्स के श्रम मंत्रियों के साथ जो है ना इस तरह की बातचीत हुई है, ताकि जो मजदूरों को और जो है बेहतर चीज़ें किया जा सके। इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए एक चीज़ यहाँ पे और देखिए कितना अच्छा एक लाइन लिखा हुआ है कि ये जो भारत के संदर्भ में कोविड-19 के संकट से मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए वैश्विक आह्वान एक त्रिपक्षीय राष्ट्रीय वार्ता हुआ था। आप इसको लीजिए कर लीजिए कैसे भारत जो है ना श्रमिकों के लिए कोविड के समय भी जो है ना बेहतर काम किया, संवाद किया, ताकि चीज़ें बेहतर हो सके। उसके बाद जो है यहाँ देखिए अगर आप मान लेते हैं कि लिख रहे हैं कारखाना अधिनियम लिख रहे हैं और वहाँ चूँकि स्वास्थ्य का इशू है, स्वास्थ्य का एक एक्ट है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है ना आप इफ़ डेटा को भी देखिए यूज कर सकते हैं। कितना अच्छा डेटा यहाँ पे है कि जो है कि 1 से लेकर 15 नवंबर 2021 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा बनाया। पखवाड़े के दौरान कार्यालय परिसर, गलियारों, कमरों, सीढ़ियों, देखिए सबकी फोचाई का क्या किया गया, वॉशरूम। तो ये जो है ना आप कारखाना एक्ट में जो आंसर लिखते वक्त ये सब चीज़ें जो है ना यूज कर सकते हैं। तो लेटेस्ट डेटा इसी को बोलते हैं अपडेट करना, ठीक। उसके बाद जो है ना आप देखिए आप ये भी लिख सकते हैं कि मजदूरों के लिए यहाँ देखिए योग दिवस का भी श्रम मंत्रालय कर रही थे। ये सब इनिशिएटिव है सरकार का द्वारा, आप इसको भी बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। बाकी वही सब यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या है, कैसे कैसे सरकार ने इस समय किया, तो आप इसको भी जो चीज़ें लिख सकते हैं। फिर जो है ना इसमें आगे जो है अब इसमें देखिए जो 3rd चैप्टर है इसमें औद्योगिक संबंध का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैसा डेटा एंड फैक्ट फिगर है, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ देखिए सिंपल लिखा हुआ है कि एक जो है ना हमारे देश में औद्योगिक विवाद को निपटाने के लिए लिखा है ना मुख्य श्रम आयुक्त संगठन, जिसे केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र मतलब कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, ठीक ना, ये इसके तहत जो है ना ये कार्यालय है, ये मेनली जो है ना औद्योगिक विवादों के निपटाने के लिए मेनली काम कर रहे हैं। संगठन के क्या कार्य हैं यहाँ देखिए लिखा हुआ है, केंद्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विवाद का निपटान, ये पूरा आप इसको लिख सकते हैं, पूरा इसका क्या कार्य है ये भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बाकी अगर इसमें आप देखिएगा सबसे जो महत्वपूर्ण डेटा आपके देखिए ये है कि 21 और 20-21 में के दौरान जो है ना इसने कितने विवादों को निपटाया। जब क्वेश्चन आता है औद्योगिक विवाद से आप क्या समझते हैं, भारत में इस विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है, या औद्योगिक विवाद 1947 पूछेगा तो आपको कुछ भी अगर आंसर पूछेगा करेंट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप ये डेटा देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ शीर्षक, निपटान के लिए कितना विवाद आया 12,170 आया, कितना निपटाए गए 7,359 निपटाए गए, कितनी हड़तालें टाली गई 221, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए एक और डेटा यहाँ दिया आपका कि केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा दखल करने के कारण कितने श्रमिकों को देखिए लाभ हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे ये डेटा देखिए दिया है, ये डेटा दिया, ये डेटा, ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, आप इसको जो है ना एग्ज़ाम में लिखिएगा। फिर देन जो है यहाँ पे और भी चीज़ें आप इसमें ध्यान, उतना इम्पोर्टेंट इस आपके लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं इसमें कि देखिए ये कितना अच्छा डेटा जो निरीक्षण का कार्य यहाँ लिखा हुआ है, जनवरी से लेकर 2021 के दौरान विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत जो निरीक्षण का काम हुआ, देखिए डेटा दिया कितना निरीक्षण हुआ, कितना अनियमितता, ये सब डेटा आप जो है ना जब लिखेंगे उसकी कमियां लिखेंगे या उसकी जो कुछ अच्छाई लिखेंगे आप इसमें चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और डेटा है कि जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है और मजदूरी भुगतान अधिनियम और उपदान संदाय अधिनियम के तहत देखिए कितने मामले, कितने वादे आए, कितना क्या क्या हुआ, देखिए यहाँ पे डेटा दिया, आप इस डेटा को प्लीज़ अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और ये एग्जाम अपने कॉपी में जो लिखा, बाकी न्यायिक मामले कितने तक गया देखिए भी दिया हुआ है। और यहाँ पे सारा देखिए डेटा आपको ना
दिया, आप इसको जो है ना कर लीजिए। बाकी देखिए एक डेटा यहाँ और है कि अनुशासन संहिता के अंतर्गत प्रमुख यूनियनों की पहचान करने के लिए किसी प्रतिष्ठान में सक्रिय ट्रेड यूनियनों की सत्यता का क्या हुआ है, सत्यापन भी हुआ। तो यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि ट्रेड यूनियन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए सत्यापन हुआ है। बाकी देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के अवधि के दौरान श्रम आयुक्त केंद्रीय संगठन ने निम्नलिखित 17 प्रतिष्ठानों में गुप्त मतदान भी करवाया। कौन सा देखिए अभी डेटा सब देखिए, ये सब लेटेस्ट अपडेशन है कि जहाँ पे चीज़ें हो रहा है। और यहाँ पे देखिए लिखा भी है, उपरोक्त के अलावा 28 प्रतिष्ठानों के संबंध में अनुशासन संहिता के तहत गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियनों की सत्यता का क्या हुआ, सत्यापन प्रक्रियाधीन है। तो आप यहाँ देखिए चीज़ें यहाँ हो रहा है। जब बुक पढ़ेंगे, जब इस टॉपिक को वहाँ पे, तो आप ई डेटा यहाँ यूज कीजिए कि हाँ अभी जो है ना संगठन जो है ना गुप्त मतदान के द्वारा भी जो है ना अनुशासन संहिता लागू करने यूनियनों की सत्यता की बात करता है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना अब देखिए एक डेटा और है यहाँ कि जनवरी 21 से लेके दिसंबर 31 तक जो है ना कहाँ कहाँ हड़ताल हुआ, देखिए वो डेटा देखिए यहाँ दिया हुआ है। देखिए एक भारतीय कामगार सेना, ये सब क्या है, यूनियन या ट्रेड यूनियन है। आप बिहार पूरे देश में वर्तमान में ट्रेड यूनियन की क्या गतिविधियाँ हैं, आप इनका जिक्र सकते हैं। फिर देखिए यहाँ भी बैंक का हड़ताल, यहाँ देखिए कितने अच्छे से दिया हुआ है कि यूनियन बैंक, यहाँ देखिए बैंक में देखिए हड़ताल हुआ है। बैंक यूनियनों का संघ, यहाँ लिखा नहीं यहाँ पे कि इतना तारीख को जो है ना हड़ताल पर जाने का क्या दिया था, एक निर्णय लिया था। क्यों? क्योंकि जो है ना कंपनी का कुछ निजीकरण सब ऐसा हो गया था। फिर एक और यहाँ देखिए डेटा दिया है कि यूनाइटेड बैंक फोरम भी यहाँ कुछ कुछ जो है ना जो है यहाँ लिखा पब्लिक बैंकों को जो निजीकरण किया जा रहा था उसके एवज में हड़ताल पर जाने का इन्होंने अपना जो निर्णय लिया था। बाकी उसके बाद देखिए और भी देखिए यहाँ पे एक और है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के यूनियन लोगों ने भी जो है ना ट्रेड यूनियन ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। ये सब ट्रेड यूनियन है जो कि अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बाकी यहाँ देखिए अखिल भारतीय बैंक ऑफ महाराष्ट्र संघ है, लोग ट्रेड यूनियन है। तो आप इसे जब भी कभी एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो आप ऐसे ट्रेड यूनियन का एग्जाम्पल, सोनाली बैंक संघ है, उत्कल ग्रामीण बैंक संघ है, ये सब भी जो है ना हड़ताल, अगर हड़ताल अधिकार है, क्या हड़ताल अवैधानिक है या वैधानिक है, तो आप ऐसी चीज़ों में इसका एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं। आपको वीडियो पॉज करके देखिए, सब लिख दे कहाँ कहाँ हड़ताल हुआ, एक दो डेटा आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बाकी यहाँ देखिए लिखा ग्रामीण बैंक संघ का भी एक फोरम ने भी कुछ कुछ हड़ताल करने का जो है ना, क्योंकि यहाँ जो है ना कुछ बैंकिंग में अधिनियम में संशोधन हो रहा था, उसने भी किया था। फिर देखिए हिंद मजदूर सभा से एक वर्कर यूनियन है कोटा में, वो भी ना कुछ हड़ताल करने का किया था। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप अपने प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके आंसर को बेहतर करने में। ये देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ ये भी है कि भारतीय खाद्य निगम में देखिए यहाँ भी जो कुछ यहाँ के लोग ना हड़ताल करने पर उतारू हो गए थे। फिर देखिए कुछ कुछ और बीमा कंपनी ट्रेड यूनियन की
संयुक्त मोर्चा है वो भी जो है ना कुछ दिन जो है ना हड़ताल करने पर चली गई थी, वहाँ उसका भी कुछ मामला था। रक्षा क्षेत्र में जो संघ था, मतलब आप जो है जितना भी देखिए यहाँ सब यूनियन लिखा हुआ, जितने भी बीमा क्षेत्र में यूनियन है, बैंक क्षेत्र में ट्रेड यूनियन है, अगर आप कुछ कुछ ट्रेड यूनियन का नाम लिख लीजिए, देखिए अलग अलग कंपनी का, देखिए कोयला क्षेत्र में कौन यूनियन है, फिर स्टील में यूनियन है, फिर आप देखिए कि जो है इसमें भारतीय खाद्य निगम में यूनियन, बीमा क्षेत्र में यूनियन है, रक्षा क्षेत्र में कुछ कुछ यूनियन है, और भी कई तरह के यूनियन है जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके हड़ताल पे जाते रहते। फिर यहाँ देखिए ओएनजीसी में जो कर्मचारी उसका यूनियन है। तो ये सब आपने वीडियो पॉज कर कुछ डेटा लिख लीजिए ताकि आप इसको ना एग्ज़ाम में बेहतर ढंग से यूज कर पाएँ। तो इसको देख लीजिएगा। बाकी देखिए हाँ, भारतीय ग्रामीण डाकघर जो है ना कर्मचारी संघ है, ये लोगों ने कुछ ऐसा काम किया था। एक ट्रांसपोर्ट एंड डाक वर्कर यूनियंस है। तो हमारे देश में यूनियनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा, लगभग 20,000 के आसपास यूनियन है, और ये लोग हमेशा कहीं ना कहीं अपने कामों में एक्टिव। देखिए एक कोचीन पोर्ट कर्मचारी संगठन है, तो ये सब ना साउथ में भी काफ़ी सारा जो ट्रेड यूनियन काफ़ी एक्टिव है। बाकी पावर ग्रिड में कई सारे जो है ना क्या कहते हैं यूनियन है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में क्या श्रम संघ निरर्थक हो गए हैं, नहीं, आप ये एग्जाम्पल दीजिएगा। भारत में श्रम संघ निरर्थक, ट्रेड यूनियन निरर्थक नहीं हुआ है, बल्कि वो जो है ना, या क्या वैश्वीकरण के बाद श्रम संघ खत्म हो चुके हैं या नष्ट नहीं। आप लिखिए अपनी समस्याओं को लेके, अपनी चीज़ों को लेके ये हमेशा कहीं ना कहीं जो है ना एक्टिव रहते हैं, और आप ऐसे डेटा लिखेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर नंबर मिलने का चांस रहेगा। अब देखिए एक यहाँ पे एक नागपुर का एक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो है ना कोई विवाद उठा था, ठीक ना, वहाँ पे सुलह से जो है ना मामला को क्या कर दिया गया, समाधान कर गया, और इतना 7,000 मानव दिवस बच गया था। तो आप ये सब लिखिएगा कि जब सुलह समिति भी बेहतर ढंग से देश में कहीं ना कहीं काम कर रही है। यहाँ पे देखिए ये भी वही एक एग्जाम्पल है, यहाँ भी जो है ना कुछ जो है ना मामले को जो सुलझा लिया गया था अहमदाबाद में। यहाँ देखिए ये भी मामले को ही सुलझाया गया है। कलकत्ता में देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ एक मामले को ही, इसको आप डेटा करके वीडियो पॉज करके आप चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक ना, इसमें जो क्या क्या चीज़ें हुआ। भुवनेश्वर में देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ भी कुछ ना कुछ मामला का निपटारा हुआ है। तो ये सब कहीं ना कहीं औद्योगिक विवाद में हुए कुछ ना कुछ जो है ना आपके यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि दिनांक इतना इतना को मेमर्स इरोदा सी आयरन इतना इतना को एक ठेकेदार को 124 कामगारों के संबंध में भत्तों की भुगतान न करने पर दिनांक इतना को हड़ताल जाने का नोटिस दिया गया। फिर बाद में देखिए समझौता हुआ और जो इतना रुपया उसको मिला। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है ना औद्योगिक विवाद सुलझाने का जो है ना प्रयास है। यहाँ देखिए एक चीज़ कितना अच्छा, यहाँ एक डेटा और है कि महासचिव सुंदरगढ़ कोइंछाड़ जिला मजदूर संघ ने पत्र दिनांक इतना के माध्यम से इतना कामगारों को पूर्ण भुगतान का किया था, और देखिए इतना लोगों को देखिए पैसा भी यहाँ मिला है, कामगारों को लाभ भी मिला है। आप इसको वीडियो कॉल कर इसको पढ़ लीजिए। बाकी जो है ना यहाँ देखिए लिखा हुआ एक उड़ीसा मिनरल्स कोई वर्कर्स यूनियन के महासचिव ने पत्र इतना कामगार का बोनस और राशि भुगतान करने का काम किया था। देखिए फिर उनका मामला सुन लिया गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना आप देख सकते हैं कैसे कैसे जो है ना, देखिए बेंगलोर का भी कुछ कुछ चीज़ें दिया गया है। यहाँ सुलह मामला हुआ है, कितना लाभ मिला है, सब यहाँ डेटा इसमें काफ़ी बेहतर ढंग से दिया है। आप इसको लिख लें जहाँ जहाँ आपको लगे, ठीक ना। नहीं होगा तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक देखिए यहाँ छटनी का मामला है, यहाँ देखिए लिखा हुआ रायपुर का मामला है। यहाँ इन्होंने आरोप लगाया था कि चटैया माइंस बाल्को नियोक्ता मेंबर्स ने जो है ना खदान बंद होने के बावजूद 18 श्रमिकों को छटनी मुआवजे का जो है ना भुगतान नहीं दिया था। बाद में जब मामला यहाँ गया तो यहाँ को इन लोगों को देखिए ना पैसा देखिए यहाँ मिला है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोग को इतना जो पैसा मिला। तो ये सब चीज़ डेटा जो है ना आप यूज करेंगे अपने एग्जाम में। बाकी यहाँ भी देखिए वही लिखा हुआ है, यहाँ भी वही मामला हुआ था कुछ ना कुछ, जो चीज़ें जो है ना बाद में सुलझाया गया, सब में देखिए वही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लेगा भुगतान नहीं होने का देखिए आरोप लगा। अगर आप कभी किसी अगर जो एक्ट का कमियां लिखने जा रहे हैं तो कमियां आप लिखें कि कहीं कहीं भुगतान नहीं हो रहा है, काम बंद होने पर छटनी कर दिया जा रहा है, तो ये सब उसकी कमियां लिखा। हाँ लेकिन ये भी लिखा कि इसका समाधान भी चीज़ें हो रहा है। हाँ 100% हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का हो रहा है, ये सब कर लीजिएगा। बाकी इसको पॉज करके रोक लीजिए कैसे कैसे चीज़ें हुआ, फिर दे हर एक राज्य का एग्जाम्पल दिया, देहरादून का देखिए कुछ कुछ मामला है, ये सब जो आपको चीज़ें इसमें दिया गया है। ये देखिए आपके लिए बहुत काम का चीज़ है कि जो मुख्य चुनाव जो केंद्र का है उसका देखिए क्या विजन 2030 है। 30 क्या है कि एक तो 7 साल की रणनीति, एक तो 3 वर्ष की रणनीति है। यहाँ लिखा है कि किसी भी विवाद को ना 30 दिन के अंदर जो है ना निपटाना है। फिर यहाँ देखिए
ये सब इनका कुछ कुछ प्रयास करने का देखिए उपाय है। आप जो है ना इसको वीडियो पॉज करके सारा बात जो है ना लिख लीजिए। ये आप देखिए फिर में लिखा हुआ है दावों का ऑनलाइन भरना। मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑनलाइन चीज़ें होना चाहिए। आप हर एक योजना के इम्प्लीमेंटेशन पक्ष में यह बात लिखिए। देखिए सब यहाँ लिखा 30 दिन के भीतर उपादान भुगतान 30 दिन के अंदर निपटान होना चाहिए। 30 सब ना चीज़ें हैं। अभी इनका रणनीति है। एक तो देखिए इसमें 7 वर्ष की रणनीति है, एक 3 वर्ष की रणनीति कार्य योजना है। आप इसको वीडियो पॉज कर सब बात लिखिए और जब भी एग्जाम लिखिए चीज़ों को आप एग्जाम में यूज कीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे लिखा है, ये मैं आपको पहले बता दिया कि जो समाधान जो पोर्टल है एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां श्रमिकों के अनुकूल विवाद दर्ज करने के लिए समझना आसान है। ये सब बात आप एग्जाम में लिखिए। यह पारदर्शिता प्रोवाइड करता है। पीड़ित कर्मचारी बिना किसी सहायता का अपने मामले को जो है ना स्वतंत्र देखभाल कर सकता है। क्वेश्चन अलग से पूछ भी सकता है कि समाधान पोर्टल क्या है नहीं है। तो इसके बारे में प्लीज़ फरा बात आप लिख लीजिएगा चीज़ें जो है ना आपका। अब यहाँ देखिए किसी और लिखा हुआ है 2017-21 के दौरान प्रभावित इकाइयों और श्रमिक के अंदर कौन कौन सा कितना कितना बंद हुआ ये सब देखिए दिया हुआ है। ये देखिए ये डेटा कितना अच्छा है, कितना देखिए हड़ताल का है, सब डेटा लेटे दिया कितना हड़ताल हुआ, कितना तालाबंदी हुआ। ये सब आप अपने एग्ज़ाम में जो है ना यूज करेंगे तो चीज़ें और बेहतर होगा। बाकी जो इसमें जो है अब इसमें मजदूरी से संबंधित एक जो है ना है अध्याय 5 है। इसमें देखो 1948 का जिक्र है, वही जो आप लोग पढ़े हैं। इसमें कोई विशेष नया नहीं है, ठीक ना। बाकी वही मजदूरी का रेट है तो लेटेस्ट देख लीजिए 21 का रेट है। ये सब आपके काम के लायक नहीं है, इसको हटा भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो इसमें जो है आपका हाँ ये देखिए कि वही केंद्रीय सलाहकार बोर्ड बनता है, आपको पता है न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है, सब दिया हुआ डेटा इसमें, ठीक है ना। बाकी मजदूरी संदाय अधिनियम का चीज़ें हैं, इसमें कोई डेटा इसमें सब नहीं है, मैं इसको पढ़ लिया हूँ, ठीक है। हाँ ये देखिए ये तो आपको पता ही है ये कि कितना कितना यहाँ हो गया है, 24,000 बढ़ा कर दिया गया। ये डेटा आपको याद ही होगा, इसको नहीं होगा तो लिख लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है एक कर्मचारी राज्य बीमा आयोग का तो देखिए लेटेस्ट डेटा देखिए लिखा हुआ है। अभी प्रति माह जो है 25,000 जो कर दिया गया दिव्यांग के लिए, देख लीजिए। बाकी अभी देखिए लेटेस्ट डेटा क्या 3.39 करोड़ इसमें बीमा व्यक्ति है और परिवार लगभग इतना लगभग 13 करोड़ लोग जो है ना इस योजना का लाभ उठा रहे हैं ESI के तहत। ये सब लेटेस्ट डेटा आप इसको बेहतर ढंग से लिखें तो एग्जाम। अब बाकी आपको डेटा याद ही होगा। अभी जो अंशदान का जो मात्रा है यहाँ पे लिखा है, संचालन इसका लिखा हुआ है। अंशदान की दर देखिए यहाँ जो है मासिक वेतन का 4% है जो यहाँ पे ये तो खैर आप लोगों को पता होगा, ये लेटेस्ट अभी बदला हुआ था कुछ दिन पहले ही। बाकी सब चीज़ें जो इसमें है आप तो पहले इसमें अध्ययन में पढ़े ही होंगे। बाकी जो इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आपका इसमें नेक्स्ट अध्याय 7 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेबर जो है ना वेलफेयर का बात इसमें किया। इसमें देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वही देखिए बीड़ी शिकार में जो काम करते हैं, ये सब तो अलग अलग जो अधिनियम के तहत जो मजदूर काम करते हैं उसके लिए इसमें है। इसमें मेनली आपको जानने का जो चीज़ है ये कि यहाँ पे देखिए ये इसका डेटा नहीं मिलता। देखिए जो बीड़ी इसमें जो काम वाम करते हैं उनके लिए देखिए कुछ कुछ अस्पताल खोला गया है, लिखा है यहाँ पे कि पंपू देखो 10 अस्पताल 285 जो है मेडिसिन के माध्यम से बीड़ी सीने शिकार और गैर कोयला काम में उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही थी। आप इसको लिख सकते हैं कि ऐसी प्रयास सरकार द्वारा किया। फिर लेकिन यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि 50 लाख बीड़ी यहाँ की सुविधाएं देखिए। यहाँ पे इसको देख लीजिए कहाँ का विशेषता लिया गया है। यहाँ पे स्वास्थ्य योजना दिखा, यहाँ इसका मुख्य विशेषता लिखा गया। अगर बीड़ी शिकार अगर एक्ट आएगा तो आप इसमें इन सब बातों को जिक्र कर सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए बीड़ी शिकार कहाँ कहाँ है, कंपनी है, ये भी डेटा आपका जो है ना दिया गया है। कामगारों का संघ यहाँ देखिए डेटा सब पूरा अच्छे से दिया हुआ है। टोटल देखिए इतना, आप इसको ये भी डेटा कॉपी में लिख सकते हैं। बाकी जो है हाँ ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर किसी कौशल विकास कार्यक्रम आपको लिखना हो, देखिए यहाँ कौशल विकास का हम हमेशा बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन या आगे की नाम हमेशा लिखें कि हर एक एक्ट में कौशल विकास प्रदान करने का नियोजक पर जिम्मेदारी दिया जाए। और लिखा है बीड़ी शिकार सब में कैसे वैकल्पिक रोजगार दिया जाए, इनके बातों में दिया गया, इसको आप लिख सकते हैं। बाकी जो इसमें उधर इधर इतना इम्पोर्टेंट तो खैर नहीं है। अब देखिए असंगठित जो वर्कर्स हैं उनके लिए काफ़ी डेटा की कमी होती है। तो आप देखिए यहाँ पे ये कितना अच्छा डेटा दिया हुआ है कि 17-18 देखिए कितना करोड़ लोग देखिए था। ये डेटा पूरा याद लिखिए कितना संगठित में है कितना असंगठित में है ये डेटा आप, क्योंकि सरकार का लेटेस्ट डेटा है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो आप इसको ना चीज़ें लिख लीजिए। इधर भी देखिए कुछ को डेटा दिया है तो आप इसको भी
लिख सकते हैं। जब भी कभी भूमिका लिखें न्यूनतम मजदूरी एक्ट जो आपका जो असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है, उसमें आपको इसका यूज हो सकता है। कितने लोग हैं कितने नहीं लोग हैं, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ये असंगठित क्षेत्र का इधर है आपका, इसमें जो है यहाँ पे 8.2 में देखिए, 8.3 में देख लीजिए डेटा। अब फिर यहाँ देखिए डेटा आपको कितना यहाँ पे जो है ना पोर्टल पे लोग जमा हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो है इसमें आपका देखिए ये डेटा आपके लिए बहुत यूज हो रहा है। ये देखिए कि कितना करोड़ लोग जो है ना मजदूर जो है ना लौटे कोविड के समय में। ये डेटा आप याद रख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है, ठीक ना। बाकी देखिए हर एक राज्य में कितना, बिहार का आप देखिए 5वें नंबर पे बिहार का जो है ना देख लीजिए कितना प्रवासी अपने राज्य लौटे हैं। ये आपके लिए एक सरकार का डेटा है और टोटल डेटा भी आप अपने पर लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ भी देखिए क्या क्या कैसे कैसे यहाँ दिया हुआ इसका लॉकडाउन में। तो ये कोविड के बाद जो चीज़ें मजदूरों के साथ काफ़ी दिक्कत हुआ, आप इसको यहाँ से चीज़ें लिख सकते हैं। बाकी सरकार ने क्या क्या यहाँ देखिए कोविड-19 के दौरान क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ आपका सब ये। आप इसको जो है ना, मैं वीडियो बढ़ा रहा हूँ, आप इसको जो है ना बेहतर ढंग से लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए इधर भी है आपका कर्मचारी में क्या क्या किया गया, कोई क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है। अटल बिहारी योजना में किया गया, ESI योजना में कुछ कुछ किया गया। तो आप इसको ना सरकार के ये प्रयास थे जो कि कोविड के समय में किया गया। बाकी यहाँ मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाया गया, फिर सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाया था, फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आया था, ठीक ना। फिर इधर जो है ना यन दिया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यन दिया गया। बाकी प्रधानमंत्री किसान योजना भी आया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना भी आया था। तो बाकी कई विधवाओं को दिव्यांगजनों को जो है राशि दिया गया था, और स्वयं सहायता समूह को भी फायदा पहुंचा था। ये सब कहीं ना कामगार ही हैं, इनके लिए आप सरकार ने किया था। बाकी बंधुआ मजदूर तो खैर बीपीएससी सिलेबस में नहीं है। हाँ ये महिला श्रमिक देखिए अध्याय 11 में है, ये आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि जब महिला कल्याण जब लिखे तो आपको ये डेटा लिखना पड़ेगा कितना महिलाएं कहाँ है क्या कहाँ नहीं है। वीडियो पर कर लो। बाकी समान प्रावधान अधिनियम 1976 का इसमें दिया गया है कि तो इसे तो खैर ट्रेडिशनल डेटा है, इसमें कोई बड़ा चीज़ें नहीं। बाकी प्रसूति हित लाभ में देख लीजिए अभी लेटेस्ट जो चीज़ें घटा है बढ़ा है, इसको डेटा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। उसके बाद जो है आपका शिशु देखभाल जो बनाया गया, उसी में शिकायत समिति भी महिलाओं के उत्पीड़न ना हो उसके लिए यहाँ देखिए बनाया गया है, इसको आप देख लीजिए महिला कामगारों के लिए। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ दीजिए कि बीड़ी शिकार अधिनियम किसी और अधिनियम में सिर्फ महिलाओं के संबंधित क्या क्या सुरक्षा के प्रावधान है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ये बीड़ी शिकार में देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या क्या उपबंध है, इसको आप लिख सकते हैं। हालांकि आपने पढ़ा ही होगा। बाकी बगान तो आपसे बीपीएससी मैंने ठेका भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद इसमें हाँ ये देखिए कारखाना एक्ट में महिलाओं से संबंधित देखिए क्या क्या यहाँ पे प्रावधान आपका दिया गया, इसको लिख सकते हैं। बाकी खाना अधिनियम नहीं, हाँ प्रसूति लाभ देखिए दिया, आप इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो कितना अच्छे में फ्लो चार्ट में महिलाओं से शायद यहाँ पे सब गर्भपात क्या कैसे दिया गया है। बाकी श्रम प्रावधान अधिनियम में दिया गया है। कर्मचारी तो आपके हाँ कर्मचारी राज्य हाँ ये इसमें देखिए दिया गया है। ये आप इसको लिख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में काम आएगा। बाकी इधर आगे आपके लिए कोई काम का बीपीएससी सिलेबस में ये सब चीज़ नहीं है। बाकी बच्चे में देखिए बच्चे के इसमें कोई लेटेस्ट जो डेटा जो है ना आपका बाल श्रम का खैर नहीं है जो कि आपके लिए, हाँ लेकिन मैं जो है इसको प्रोवाइड कर दूंगा अलग से अपने टेलीग्राम पे ही। इसमें ना कोई बाल श्रम का कोई लेटेस्ट डेटा जो है आपका नहीं है। ये देखिए इसमें सरकार का लेटेस्ट जो बजट अनुमान 5 सालों का दिया गया है, इतना 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 कब कब कितना खर्चा हुआ, आप ये डेटा लिख लीजिए कि अगर यहाँ किसी भी आंसर में आप इसको यूज कर सकते हैं। सरकार का भी इतना इतना खर्च बजट है, पिछले 5 साल का डेटा दिया, आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए कहीं पे, ठीक रहेगा। देन फिर जो है अब अनुसूचित जाति जनजाति देखिए जगह और कोविड का डेटा दिया गया है कि कितना गैर कृषि में कितना कमी आया, फिर एक इसको भी लिख सकते हैं आप। फिर देखिए यहाँ 15 मार्च का डेटा में देखिए भी दिया हुआ है कितना लाख रोजगार घट गया, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये डेटा है। बाकी यहाँ भी देखिए दिया हुआ है कहाँ कहाँ कितना प्रतिष्ठान में क्या कमी हुआ, ये सारे डेटा है, आप कहीं भी इसको एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ भी डेटा है। फिर यहाँ भी कितना रोजगार में क्या क्या चेंज हुआ, ये सब डेटा ही है, आप सब लिख लीजिए। 17.30 में 31 में 32 में सब में सब डेटा ही डेटा है। आप यहाँ भी क्या रिपोर्ट में कैसे कितना मजदूरी किसको कम मिला, ये सब डेटा लिख सकते हैं। सब ये डेटा ही आपका है जो काम में आएगा कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में लिखने के लिए। अगर क्वेश्चन में अलग से पूछ दे कि सरकार
आईटी या गवर्नेंस का क्या प्रयोग फर्म में कर रहा है। देखिए कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है, इसके तहत ही सारा काम हो रहा है, तो आप इसको जिक्र कर सकते हैं। तो फिर इसको मैं स्क्रीन बढ़ा देता हूँ, आप इसको देख के या मतलब कि श्रम में क्या क्या आईटी का यूज हो रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं। ई गवर्नेंस योजना है राष्ट्र का, उसका यहाँ पे आप देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का जिक्र है। बाकी अभी जो बच्चों का जो बाल श्रम जो उसमें बेहतर निगरानी के लिए जो अभी एक जो है ना ये पेंसिल पोर्टल बनाया गया था, आप यहाँ देखिए लिखा गया है, और पेंसिल पोर्टल का देखिए जिक्र किया, मतलब कि आईटी का क्या यूज हो रहा है अभी श्रम कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसमें दिया गया है। आप तो फिर इसको ना जो जो इम्पोर्टेंट है आप इसको देख के जो है ना थोड़ा सा इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया। आप यहाँ देखिए लिखा हुआ भी आपका डेटा ही है। पोर्टल एप्लीकेशन जितना भी है फर्म से संबंधित आप उसको जिसमें एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। जैसे इतना ही है, इतने एक दो पॉइंट लिखे, ज़्यादा लिखना भी नहीं है क्योंकि उतना आपको ज़्यादा एग्ज़ाम में लिखने का स्कोप भी नहीं रहता है, बहुत ही कम ही रहता है, ठीक ना। आप अलग अलग एक दो एक्ट के बारे में दे दीजिएगा तो चीज़ें आप करने बेहतर हो जाएगा। बाकी जो है इसमें एक अंतिम अध्याय 25 में एक लिंग आधारित बजट है, वही महिलाओं के लिए अलग से जो बजट का जो प्रावधान महिला के लिए किया था, इसको खैर एक बार देख लीजिए। बाकी इसमें विशेष कुछ नहीं है। तो ये आपका था पूरा पूरा जो जितना भी फर्म सरकार का जो मंत्रालय का रिपोर्ट था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी अगर कुछ कुछ और अगर डेटा फिगर होगा, अगर हम कहीं पढ़ेंगे या कुछ लिखे मिलेगा तो आपको हम जो है ना बता देंगे। तो इसको इतना लिख लीजिए, बाकी वीडियो नहीं तो देख लीजिए, लगभग 45 मिनट का 40 मिनट का वीडियो है, और इसमें आप समझिए कि आप इतना 45 मिनट के वीडियो में आप समझिए कि LSW में आराम से ना 5-10 मार्क्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ वो डेटा लिख लीजिए, उसका यूज वही अगर कहीं भूमिका लिखना है भूमिका में यूज कर सकते हैं, बॉडी पार्ट में कहीं डेटा यूज कर सकते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है उस योजना का, और आगे की राह क्या है या उसकी क्या कमियां हैं, क्या उसमें उपलब्धियां हैं, आपको अपने मन से वैल्यू इनपुट करना पड़ेगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम का एक आंसर है, मोड़ा आंसर है कि औद्योगिक विवाद को सुलझाने की क्या मशीनरी है। देखिए मैं यहाँ मशीनरी लिखा हूँ, ये जितना भी मशीनरी पूरा डिटेल में चर्चा किया हूँ, कार्य समिति, परिवेदना समिति जो भी है इसमें पूरा फिलहाल पदाधिकारी अच्छे से पूरा डिटेल में डिस्कस किया हूँ। अब देखिए जब इसको अब अंतिम जब पूरा जब अधिनियम जब पूरा लिख दीजिएगा, एक जब लिख दीजिएगा, आपको यहाँ पे इसका क्या अभी वर्तमान में इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी जो मैं आपको लेटेस्ट डेटा दिखाए 21 और 22 का या 20 का 19 का, अब आप वही डेटा यहाँ यूज करेंगे इम्प्लीमेंटेशन में, अच्छा हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए कि तब आप आगे के राह दिखा के आंसर को ख़त्म करेंगे। यही आंसर है कि बिहार राज्य के विशेष संदर्भ में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के का आलोचनात्मक कीजिए। अगर आप लिख रहे हैं तो आप तो यहाँ पे जब पूरा इसको लिख देंगे, यहीं पे भूमिका में जो भी कुछ डेटा आपको यहाँ मिलेगा यहाँ यूज कर सकते हैं। कितना महिलाओं की भागीदारी है अभी आपको अभी जस्ट बताएं, यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ देश की आधी आबादी महिलाओं की है, परंतु इतना आंकड़े के अनुसार जो महिलाएं मात्र 20 से 25% कार्यों में भागीदारी लिख ले रही है, इतना लिख सकते हैं। बाकी सब पूरा बॉडी पार्ट लिखने के बाद जो है ना आप जो लेटेस्ट डेटा जब यहाँ इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे या आगे का राह लिखेंगे तो यहाँ देखिए है ना सब में आप ऑनलाइन चीज़ों को जिक्र कर सकते हैं। ऐसे करके आप आंसर को बेहतर LSW बना सकते हैं। फ्लो चार्ट, डेटा, डायग्राम, इसमें एक सिंपल पेपर है। बाकी जो मेरा जो आंसर प्रोग्राम चलता है या जो मैं टेस्ट सीरीज लेता हूँ उसमें इस तरह के मॉडल मैं देता हूँ, ठीक ना। तो बाकी इसको लिख लीजिए, अगर जिनको भी टेस्ट सीरीज या ऐसा अगर मॉडल आंसर चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं इन चीज़ों को लेने के लिए। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।